हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो हम पढ़ रहे हैं फिलहाल इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट में हमने दूसरा चैप्टर शुरू किया हुआ है इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, यानी कि पारिस्थितिकी और पारितंत्र। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इकोसिस्टम के टाइप्स। ठीक, यानी पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार। इकोसिस्टम हमने आपको बताया था कि वो जियोग्राफिकल एरिया जहाँ पे बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट का आपसी रिलेशन बनता है, उसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। जैसे हम अगर बात करें तालाब की, तो तालाब में अबायोटिक कंपोनेंट वाटर हो गया और बायोटिक कंपोनेंट में शैवाल हो गया, कछुआ हो गया, मछली हो गई, केकड़ा हो गया। तो शैवाल को मछली खाती है, मछली को कछुआ खा जाता है, तो ये बायोटिक बायोटिक में रिलेशन हो गया। और जो है ये सभी न सभी कहीं न कहीं वाटर से रिलेटेड है, तो बायोटिक और अबायोटिक संबंध हो गया। ठीक है, तो इससे जो सिस्टम बनता है इसको इकोसिस्टम बोलते हैं। और यहाँ पे तालाब जो है बन जाता है, या नदी और झील भी ऐसे ही बनता है। ठीक है, तो ये तो हो गया इकोसिस्टम। इकोलॉजी हमने क्या देखा था, इकोलॉजी में हमने देखा था कि ये जो बायोटिक और अबायोटिक के बीच में रिलेशन बन रहा है, बायोटिक और बायोटिक के बीच में रिलेशन बन रहा है, या फिर इन बायोटिक कंपोनेंट का अपने इन्वायरमेंट से रिलेशन बन रहा है। तो इसको जिस साइंस के तहत हम स्टडी करते हैं इस रिलेशन को, हम उसको इकोलॉजी या पारिस्थितिकी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं इकोसिस्टम के टाइप्स, जिसमें हम देखेंगे कि हमारा जो इकोसिस्टम होता है वो दो टाइप का होता है। एक को हम बोलते हैं नेचुरल यानी कि प्राकृतिक इकोसिस्टम, एक होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम में होता है जो नेचर के द्वारा बनाया गया है, और फिर जो आर्टिफिशियल होता है जो आदमियों के द्वारा बनाया गया है। नेचुरल इकोसिस्टम दो तरीके का होता है, एक तो स्थल पे होता है यानी कि लैंड पे, दूसरा होता है जो है जल में यानी कि एक्वेटिक इकोसिस्टम। ठीक है, स्थल पे आप देखेंगे तो चार तरीके के, लगभग 5 तरीके के इकोसिस्टम जनरली पाए जाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे जंगल हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे घास भूमि हो गई यानी कि ग्रास लैंड हो गया, उसके बाद मरुस्थल हो जाता है, और फिर उसके बाद टैगा और टुंड्रा हो जाते हैं। ठीक है, वैसे ही अगर आप जलीय इकोसिस्टम देखेंगे तो यहाँ पे खारे जल का इकोसिस्टम अलग हो जाता है और फ्रेश वाटर का इकोसिस्टम अलग हो जाता है, यानी ताजे जल का। ठीक है, तो ये तो हो गए नेचुरल इकोसिस्टम। अभी हम इसमें स्टेप बाय स्टेप डिटेल में पढ़ेंगे। जो है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होता है, हम ये देख लेते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जनरली मनुष्यों के द्वारा बनाए जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि इनमें से कौन सा जो है कि हमारा आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम इकोसिस्टम है। तो देखेंगे तो जो हमारा बोटेनिकल गार्डन होता है, जहाँ पे वनस्पति जो है कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनका जो है कि हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है या उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, नए जीन जो है उनके डेवलप किए जाते हैं। तो वो जो बोटेनिकल गार्डन है वो भी आर्टिफिशियल है, मनुष्यों द्वारा बनाया गया है। आप चिड़ियाघर देख लीजिए, पार्क देख लीजिए, नर्सरी देख लीजिए, आप कोई भी फसल उगाते हैं अपने खेत में, तो वहाँ जो इकोसिस्टम बनता है वो सब जो है कि आर्टिफिशियल है, क्योंकि वो आदमियों के द्वारा बनाया जाता है। वैसे ही स्पेस स्टेशन भी हो जाता है। एक्वेरियम आप देखे होंगे जिसमें लोग शीशे में मछलियाँ वगैरह जिलाए रहते हैं, तो मनुष्यों द्वारा बनाई गई हैं। बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट वहाँ भी आपस में रिलेशन रखते हैं। तो वो जो इकोसिस्टम बनता है उसको हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के तहत रखते हैं। ठीक है, चलिए अब हम फिर से आते हैं अपने स्थलीय इकोसिस्टम में, जहां हम पहले बात करेंगे फॉरेस्ट की। तो फॉरेस्ट जो होता है एक इकोसिस्टम होता है स्थलीय। अब जो है इसके टाइप्स क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, ये हम थोड़ा सा आज देख लेते हैं। तो जो फॉरेस्ट होता है ना, कुल 4 टाइप का होता है। ये एरिया वाइज डिवाइड किया गया है। एक को हम बोलते हैं जो है कि विषुवतीय वन। ठीक है, फिर उसके बाद हम बोलते हैं उपोष्ण वन, उसके बाद हम बोलते हैं कहीं न कहीं टैगा वन, और फिर टुंड्रा वन। ठीक, जैसे अगर हम बात करें अर्थ की, तो अर्थ पे जो ये विषुवत लाइन है, विषुवत रेखा है, इक्वेटर है ये हमारी, इसके आसपास जो भी जंगल पाए जाते हैं उनको हम कहीं न कहीं बोल देते हैं इक्वेटर जो है फॉरेस्ट, या फिर जो है विषुवतीय वन। जैसे अगर आप देखेंगे ये अर्थ है, तो यहाँ की ये जो लाइन है इसको 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, ये जो रीजन है इसको हम विषुवतीय रीजन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो भी जंगल पाए जाते हैं इसको हम विषुवतीय वन बोलते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन हमने लिखा है कि इनकी स्थिति कहाँ होती है, तो 0 से 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ,
तापमान यहाँ का बहुत ज़्यादा होता है। देखिए होता क्या है ना कि जो सूर्य होता है सीधे चमकता है यहाँ पे, तो यहाँ का तापमान जो है कम से कम 20 से 30 डिग्री सेल्सियस एवरेज होता है। और यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं तापमान की वजह से भाप बन के पानी बहुत ज़्यादा उड़ता है यहाँ पे, और बारिश बहुत ज़्यादा होती है। तो बारिश भी होती है तो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा ही होती है। यहाँ पे प्रकाश यानी लाइट बहुत ज़्यादा पड़ती है इस वाले एरिया में, तो पौधे अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छे से करते हैं। तो कहने का अर्थ है कि ये पूरा जो विषुवतीय रेखा वाला क्षेत्र है, विषुवतीय क्षेत्र है, यहाँ पे वो सारी कंडीशन पाई जाती है जहाँ एक पेड़ बड़ा हो सकता है, बढ़ सकता है, और जो है कि कहीं न कहीं अपना विकास कर सकता है। तो इस वाले जो एरिया में वन पाए जाते हैं इनको विषुवतीय वन बोलते हैं। इनकी विशेषताएं हमने यहाँ देख ली। उसके बाद हमारा उपोष्ण वन आता है। उपोष्ण वन कहाँ होता है, तो यहाँ पे पहले देख लीजिए, ये 30 से 60 डिग्री, सॉरी 30 से 45 डिग्री ऊपर और 30 से 45 डिग्री नीचे, ये जो एरिया है इसको हम बोलते हैं उपोष्ण क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना गर्मी होती है ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो इस वाले एरिया में जो है कि थोड़े से लो कैटेगरी के वन पाए जाते हैं। विषुवत के तुलना में ये जो है कि कम मजबूत होते हैं। ठीक है, कम घने होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है, यहाँ के लिए जो है स्थिति है 30 से 45 डिग्री और तापमान 18 से 25 डिग्री लगभग होता है। वर्षा यहाँ पे 100 से 175 सेंटीमीटर होती है। लाइट यहाँ मीडियम पड़ती है। कहने का अर्थ है जैसे आप देखेंगे कि लिप्टस वगैरह हो गया, या फिर आप देखेंगे कि बबूल नहीं, खास तौर पे सागौन, आम का पेड़, नीम का पेड़, ये सब आते हैं उपोष्ण वन के तहत। ठीक है, चलिए अगला हमारा जो क्षेत्र है यहाँ पे आप देखेंगे 45 से 60 डिग्री। 45 से 60 डिग्री में जो क्षेत्र ऊपर पाया जाता है, जो नीचे पाया जाता है, इसको हम टैगा वन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैगा वन। तो ये 45 से जो है 60 डिग्री पाया जाता है। यहाँ का टेम्परेचर लगभग 10 डिग्री सेल्सियस होता है और यहाँ पे 75 से 150 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। यहाँ पे प्रकाश बहुत कम पड़ता है। देखिए यहाँ पे जाते जाते प्रकाश की जो सूर्य का प्रकाश होता है बहुत कम पड़ता है, जिस वजह से क्या होता है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उतना अच्छे से कर नहीं पाते हैं। हल्की हल्की बर्फबारी भी कभी कभी हो जाती है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो इस वजह से यहाँ के पेड़ जो होते हैं ना थोड़ा सा शंकु टाइप के पाए जाते हैं। आप देखे होंगे शंकुआकार होते हैं, ठीक है, या बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो इन क्षेत्र को क्या बोलते हैं? टैगा क्षेत्र। तो ये हमारा वन का तीसरा प्रकार हो गया। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब जो है देख लेते हैं टुंड्रा रीजन क्या होता है। तो ये 60 से 90 यानी कि ये वाला एरिया पूरा ये टुंड्रा क्षेत्र होता है। टुंड्रा क्षेत्र यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। टुंड्रा क्षेत्र की विशेषता क्या है? तो यहाँ पे टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, -40-50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। तो टुंड्रा क्षेत्र में जो टेम्परेचर होता है वो 40 से जो है कि 50 डिग्री माइनस चला जाता है। यहाँ लाइट बिल्कुल नहीं पहुँचती है या बहुत कम पहुँचती है। सुने होंगे कि 6 महीना रात और 6 महीना दिन होता है ध्रुवों पे ना, तो इसलिए यहाँ पे लाइट बहुत कम पहुँच पाती है। तो इस वजह से जो है यहाँ पौधे उतना डेवलपमेंट कर नहीं पाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है कि पौधों के नाम पे घासें उग जाती हैं बस। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सिर्फ 2-3 तरीके की घासें होती हैं, 3-4 तरीके की, जैसे लाइकेन हो गया, मांस हो गया, बर्च हो गया। ये घासें यहाँ पे पाई जाती हैं। यहाँ पे पेड़ वेड़ नहीं पाए जाते हैं। जीवों में आप देखेंगे तो ध्रुवी गिलहरी पाई जाती है जो कि सफ़ेद कलर की खास तौर पे होती है। ध्रुवी भालू पाए जाते हैं। पेंगुइन वगैरह उसी क्षेत्र से आते हैं कहीं न कहीं। तो कहने का अर्थ है कि वहाँ वो जीव पाए जाते हैं जो वहाँ सरवाइव कर जाते हैं। उनके फैट बहुत ज़्यादा होते हैं जिससे गर्मी उन्हें जो है कि थोड़ी सी बनी रहती है। ठीक है, बाल जो होते हैं थोड़ा सा उनके रोआदार होते हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े, तो इस वजह से थोड़े ठंड से वो बच जाते हैं। कहाँ की हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं टुंड्रा रीजन की। ठीक है, टुंड्रा रीजन की। तो टुंड्रा रीजन जो होता है ना ये 2 टाइप का होता है। एक को हम बोलते हैं आर्कटिक टुंड्रा और एक को बोलते हैं हम लोग अल्पाइन टुंड्रा। आर्कटिक टुंड्रा क्या होता है? तो जो अर्थ के इस वाले क्षेत्र में पाया जाता है इसको हम आर्कटिक टुंड्रा बोलते हैं, जिसकी हमने अभी विशेषता देखी।
अब हम बात करते हैं अल्पाइन टुंड्रा क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि अल्पाइन टुंड्रा क्या होती हैं। देखिए अल्पाइन टुंड्रा हम समझते हैं, स्टॉप कर लो। अल्पाइन टुंड्रा की अगर हम बात करें तो देखिए आप जब पहाड़ों पे जाते हैं ना, पहाड़ों पे जब आप जाते हैं तो यहाँ पे ऊंचाई के साथ आप देखेंगे कि टेम्परेचर डाउन होता जाता है। ठीक है, तो टेम्परेचर पहले क्या होता है, नॉर्मल होता है, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर डाउन होता जाता है। तो उसी हिसाब से पेड़ की साइज भी जो है कि आप देखेंगे कि वो घटती जाती है। नीचे का जो है पेड़ मोटा बड़ा ऐसा होता है, फिर उसके बाद ऊपर जाएंगे छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, धीरे धीरे झाड़ी, झाड़ी के बाद धीरे धीरे घास वास आने लगते हैं, साइज घटती चली जाती है। तो जहाँ पेड़ खत्म हो जाते हैं और घासें जमनी शुरू हो जाती हैं तो वहाँ एक लाइन अगर मान ले तो इसको हम बोलते हैं ट्री लाइन, ट्री लाइन बोलते हैं। ठीक है, या इसको हिंदी में वृक्ष रेखा बोल देते हैं। ठीक है, ट्री लाइन वो लाइन होती है जहाँ वृक्ष जो है उगने बंद हो जाते हैं, घास जमनी शुरू हो जाती है। उसके बाद घास भी कुछ टाइम बाद जो है बंद हो जाती है, उसके बाद जो है बर्फ जमने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और बर्फ जो होती है जहाँ से जमना शुरू हो जाती है इसको हम आइस लाइन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, आइस लाइन बोलते हैं, या इसको हिम रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिम रेखा बोलते हैं। तो हमारा जो ये वाला क्षेत्र है जो आइस लाइन के नीचे और ट्री लाइन के जो है ऊपर पाया जाता है, इसी को हम बोलते हैं अल्पाइन टुंड्रा। क्या बोलते हैं, अल्पाइन टुंड्रा या अल्पाइन रीजन या अल्पाइन क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पे क्या पाया जाता है, वही वनस्पति पाई जाती है जो कि हमने अभी देखा आर्कटिक टुंड्रा में पाई जा रही है। वहाँ पे जो है कि कहीं ना कहीं वही बर्च लाइकेन मास टाइप की जो वनस्पतियां होती हैं वो देखने को मिलती हैं। तो आइस लाइन क्या होती है, ट्री लाइन क्या होती है, अल्पाइन टुंड्रा क्या होता है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, तो हमने अपना जो है स्थलीय इकोसिस्टम में वन वाला रीजन हमने देख लिया। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं ग्रासलैंड, यानी कि जो घास वाला क्षेत्र है वो कौन से इकोसिस्टम में आता है, कैसे बनता है। तो देखिए जमीन पे कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ तापमान और लाइट तो ठीक ठाक पड़ती है लेकिन वहाँ बारिश बहुत कम होती है, तो वहाँ पे सिर्फ घासें उग पाती हैं। बारिश कम होगी तो पौधों के उगने भर जो है पानी मिलेगा नहीं, तो पेड़ वहाँ उगते नहीं हैं। तो ये वाले जो रीजन होते हैं जहाँ पे 25 से 75 सेंटीमीटर बहुत कम बारिश मानी जाती है, ये होती है, वहाँ पे घासें ही उग पाती हैं, तो उसको हम लोग ग्रास लैंड इकोसिस्टम बोल देते हैं। और ग्रास लैंड में बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची घासें होती हैं। यहाँ पे बहुत सारे शाकाहारी जायज सी बात है जीव पाए जाएंगे, जहाँ जिराफ हो गया, हाथी हो गया, हिरन हो गया, ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, अगला हमारा स्थलीय इकोसिस्टम है डिजर्ट इकोसिस्टम, यानी मरुस्थल इकोसिस्टम। मरुस्थल का अर्थ होता है ऐसा एरिया जहाँ पे रहने के बाद मरने लगते हैं लोग। कहने का अर्थ है कि जीवन काफी कठिन होता है। ठीक है, तो आप सुने होंगे जैसे हमारा मरुस्थल है रेगिस्तान का मरुस्थल, लेकिन मरुस्थल दो टाइप के होते हैं, एक होता है कोल्ड मरुस्थल, एक होता है हॉट मरुस्थल। और कोल्ड मरुस्थल में क्या होता है, वहाँ भी जीवन काफी जो है कि संघर्षपूर्ण होता है। जैसे आप देखेंगे कि आपका लद्दाख वाला जो एरिया है, आर्कटिक अंटार्कटिक वाला एरिया है, यहाँ पे बर्फ ही बर्फ जमी होती है, वहाँ पे जीव जंतु पेड़ पौधे बहुत ही कम पाए जाते हैं, तो इसलिए जो है कि उसको हम कोल्ड मरुस्थल बोल देते हैं। जैसे हमारा उत्तरी लद्दाख वाला रीजन हो जाता है भारत में। ठीक है, और गर्म मरुस्थल क्या होता है, गर्म मरुस्थल आप देखेंगे जैसे हमारा रेगिस्तान हो गया, वहाँ पे जो है कि टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ भी जीना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो वनस्पतियों की अगर हम बात करें तो जो हमारा जो मरुस्थल होता है ना, मरुस्थल यहाँ पे कम से कम जो हाट मरुस्थल होता है, जैसे रेगिस्तान, यहाँ पे बारिश जो है 25 सेंटीमीटर से कम पाई जाती है। जो हमारा रेगिस्तान है वहाँ पे पूरे साल में 25 सेंटीमीटर बारिश जो है हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। तो 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, तापमान यहाँ 40 डिग्री या उससे ऊपर बना रहता है। ठीक है, और वर्षा नहीं होती है, जिस वजह से इसको हम गर्म मरुस्थल बोलते हैं। कोल्ड मरुस्थल में क्या होता है, टेम्परेचर हमेशा माइनस में रहता है, वहाँ पे जो है कि वर्षा जो है होती है लेकिन जो है यहाँ पे बर्फ के रूप में होती है, बर्फ पड़ती रहती है।
जिस वजह से यहाँ वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती हैं या बहुत कम पाई जाती हैं। यहाँ हाट मरुस्थल में जो भी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं ये कटीली वनस्पतियाँ होती हैं। इनके पत्ते ही होते हैं वो कांटे में बदल जाते हैं, जिससे कि इनका वातपोत्सर्जन न हो। जो पेड़ों के अंदर पानी है वो पानी भाप बन के उड़े ना। अगर पत्ता चौड़ा होगा तो धूप खूब बढ़िया से पड़ेगी तो भाप बन के पानी पेड़ का उड़ जाएगा। पत्ता सिकुड़ जाएगा, कांटा बन जाएगा तो धूप उस पर ठीक से पड़ेगी ही नहीं, तो पौधे को पसीना एक तरह से होगा नहीं और पानी उसका बचा रहेगा। तो इसलिए जितनी भी झाड़ियाँ कांटे वाली होती हैं वो रेगिस्तान वगैरह में पाई जाती हैं। यहाँ के जीव कैसे पाए जाएंगे, तो जहाँ जो सरवाइव कर जाए, जैसे ऊँट पाया जाएगा। ऊँट बहुत दिन तक पानी नहीं पीता है, स्टोर कर लेता है। उसके पैर जो होते हैं वो जो गर्मी होती है रेत की उसको सहन करने के लायक होते हैं। यहाँ खास तौर पे रात्रि चर जीव पाए जाते हैं, क्योंकि रात में माहौल ठंडा होता है तो रात में निकल के चरते हैं। दिन में गर्मी बढ़ने लगती है तो वो रात दिन में छुप जाते हैं। तो कहने का अर्थ क्या हो गया, हमारा जो है कि मरुस्थल का क्या क्या विशेषता है, क्या जलवायु है और किस तरह की कंडीशन चाहिए होती है, वो सब हमने देख लिया। तो इस तरह से हमारा जो स्थलीय इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, ये हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, अब हम बात करते हैं जलीय इकोसिस्टम यानी कि एक्वेटिक इकोसिस्टम की। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ दो तरीके का होता है। एक होता है खारा जल, जिसमें समुद्र पड़ते हैं, वो झील पड़ते हैं जिसमें पानी खारा हो, जैसे चिल्का लेक हो गई, सांभर लेक हो गई, मृत सागर हो गया। उसके बाद आप देखेंगे ज्वारनद मुख हो गया। ज्वारनद मुख क्या होता है, जैसे आप देखेंगे कि नदियां जब आती हैं ना तो जाके समुद्र में मिल जाती हैं। तो समुद्र में जहाँ पे मिलती हैं वहाँ पे बहुत सारा जो है कीचड़ वगैरह ला करके जमा कर देती हैं। तो इस एरिया को हम ज्वारनद मुख बोलते हैं। ठीक है, एस्चुरी बोल देते हैं। बात समझ में आ गई, डेल्टा जहाँ पे वो बनाती हैं। तो कहने का अर्थ है इसे ज्वारनद मुख बोलते हैं। तो यहाँ भी जो है खारा पानी है, तो इसी को भी हम कहीं ना कहीं खारे जल के इकोसिस्टम के रूप में पढ़ते हैं। उसके बाद आप देखेंगे ताजा जल। ताजा जल में नदी, झील, तालाब आते हैं, तो ये हमारे ताजे जल वाले इकोसिस्टम हुए। ठीक है, अब हम बात करते हैं समुद्री पारितंत्र की। खारे जल में समुद्री पारितंत्र की बात करते हैं। तो देखिए होता क्या है कि जो हमारा समुद्र है यह दुनिया का सबसे बड़ा इकोसिस्टम है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह सबसे बड़ा इकोसिस्टम क्या है। सबसे बड़ा जो पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम है वो कौन सा है, तो समुद्र है। सबसे ज्यादा स्थिर इकोसिस्टम कौन सा है, तो समुद्र है। सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी वाला कौन सा है, तो वो हमारा समुद्र है। ठीक है, तो समुद्र के इकोसिस्टम की ये सब विशेषताएं होती हैं। आप समुद्र के पानी को अगर देखेंगे तो 200 मीटर तक ही जब प्रकाश उसमें पड़ता है, 200 मीटर गहराई के और नीचे जाएंगे तो समुद्र में अंधेरा हो जाता है। ठीक है, अगर समुद्र के अगर लवणता की बात करें, खारेपन की बात करें, तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 35 ग्राम पर 1000 ग्राम होता है। कहने का अर्थ है कि अगर आप 1000 ग्राम जो है समुद्र का पानी लेंगे तो उसको गर्म करके उड़ाएंगे तो 35 ग्राम जो है उसमें नमक बचेगा। तो ये इसकी समुद्र की लवणता होती है। वहीं अगर आप बात करेंगे मृत सागर यानी डेड सी की, तो वहां पे जो लवणता होती है वो 300 ग्राम पर 1000 ग्राम तक चली जाती है। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो ये समुद्र की कुछ विशेषताएं हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि समुद्र एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसका बायोमास जो होता है स्थल के बायोमास से सबसे ज्यादा होता है। तो जो समुद्र का बायोमास होता है, जिसे हिंदी में आप जैव भार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जैव भार बोलते हैं, ये कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा होता है। अब जैव भार क्या होता है, तो देखिए किसी भी कार्बनिक जो है कि सिस्टम का अगर आप पानी निकाल दें तो जो मटेरियल बचता है उसे बायोमास या जैव भार बोलते हैं। जैसे आप गन्ना अगर देखते हैं, गन्ने की पेराई जब होती है मशीन में तो वहां से रस निकल जाता है तो खोई बचती है। तो जो खोई है उसी को हम बोलते हैं बायोमास या जैव भार। तो जो समुद्र है, समुद्र में बहुत सारे पेड़ पौधे जीव जंतु हैं, और जो स्थल है यानी कि जो हमारी लैंड है, जमीन है, उससे कई गुना ज्यादा समुद्र में जीव जंतु होते हैं। तो अगर आप समुद्र के सभी पेड़ पौधे जीव जंतुओं को जो है कि मशीन में डालकर जूस निकाल दें
तो जो पोर्शन बचेगा वो समुद्र का बायोमास जैव भार हो जाएगा। और पूरे अर्थ पृथ्वी पे जो है कि पेड़ पौधे जीव जंतु आदमी जो है जो भी हैं सबको जो है कि मिक्सी में डाल के जो है कि उनका रस निकाल दें, पानी निकाल दें, तो जो पोर्शन बचेगा वो अर्थ का जैव भार हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि समुद्र में जो भी पूरा जैव भार निकला है अर्थ यानी कि लैंड के जैव भार से काफी ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ विशेषताएं थी समुद्र की। ठीक है, समुद्र इकोसिस्टम की। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा समुद्र है यानी कि जो हमारा समुद्र इकोसिस्टम है वो जो है कैसे डिवाइड किया जाता है, वहाँ कौन कौन से बायोटिक कंपोनेंट रहते हैं, समुद्र में कौन कौन से जीव रहते हैं, हम उनके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। चलिए हम देखते हैं कि समुद्र के अंदर अगर हम उतरें तो क्या क्या देखने को हमें मिलता है। तो ये हमारा हो गया भारत। भारत का ये हमारा जो है कि साउथ वाला पोर्शन है, साउथ इंडिया जिसे बोलते हैं। यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि इधर नीचे हिंद महासागर है, यहाँ पे जो है कि अरब सागर है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है। तो अगर आपका नहाने का मन करेगा तो आप यहाँ जो है मान लीजिए कि हिंद महासागर में उतरेंगे, तो पहले आप जो है उतरेंगे तो पानी थोड़ा कम मिलेगा। तो पानी कम मिलेगा आपको, तो ये जो एरिया है धीरे धीरे अगर आगे बढ़ेंगे तो और ये ढलान मिलता जाएगा। तो जैसे ही आप उतरेंगे तो ये कुछ दूर तक जाएंगे तो यहाँ पे जो ऐसे जो घुमाव है यानी कि पानी की गहराई बढ़ रही है, इसको हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलेंगे, यानी मग्न तट, यानी जमीन का वो हिस्सा जो डूबा हुआ है समुद्र में। ठीक है, थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो आपको स्लोप मिलेगा और गहराई में जाने लगेंगे, तो ये जो स्लोप है इसको कॉन्टिनेंटल स्लोप बोलेंगे। थोड़ा सा आप और नीचे जाएंगे तो इसको कॉन्टिनेंटल रिज बोलेंगे। और फिर नीचे जाएंगे तो आप एकदम जाके लेट जाएंगे, बिस्तरा लगा के वहां सो सकते हैं, नीचे एकदम प्लेन हो जाता है, तो उसको हम ओशिन का बेसिन बोल देते हैं, ओशिनिक बेसिन बोल देते हैं। तो कहने का अर्थ है गहराई के हिसाब से अगर हम मिट्टी पकड़ पकड़ के अगर नीचे उतरें तो ये 4 रीजन पाए जाते हैं। पहले कॉन्टिनेंटल शेल्फ या मग्न तट पाया जाता है, उसके बाद कॉन्टिनेंटल स्लोप यानी कि मग्न जो है कि महाद्वीपीय ढाल पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद महाद्वीपीय रिज पाए जाते हैं, फिर हमारा बेसिन पाया जाता है। समझ में आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं पानी की। ये तो हमने किनारे किनारे उतर के देख लिया, ऐसे डिवाइड करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो समुद्र में पानी है, जमीन का किनारा छोड़ दें अगर और गहराई वाला यानी समुद्र है तो समुद्र की गहराई से ऊपर जो पानी है, मतलब समुद्र के तल से थोड़ा ऊपर, और जो ये जमीन है जमीन से थोड़ा सा आगे हट जाए, तो जो पूरा का पूरा पानी अगर हम लेंगे तो उसको हम बोलते हैं पैलेजिक जोन। क्या बोलते हैं? पैलेजिक जोन। यानी कि जमीन वाला छोड़ दें इधर से और यहाँ नीचे से समुद्र के तल वाला एरिया छोड़ दें तो बस पानी ही पानी हमें दिखेगा, जिसको पैलेजिक जोन बोलते हैं। ठीक है, पैलेजिक जोन के नीचे अगर हम आएंगे तो जहाँ तक देखेंगे 200 मीटर तक यहाँ तक लाइट आती है। पैलेजिक जोन में यहाँ तक देखेंगे तो लाइट आती है 200 मीटर तक। इसके ऊपर फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छे से होती है। ठीक है, तो 200 मीटर वाले रीजन को हम बोलते हैं फोटिक एरिया यानी कि प्रकाशिक जोन, यानी यहाँ पे सूर्य का प्रकाश बड़े अच्छे से पड़ता है। इसके नीचे जाएंगे 200 मीटर के नीचे जाएंगे तो जो एरिया शुरू होता है उसको हम बोलते हैं बेंथिक जोन। बेंथिक जोन क्या होता है? 200 से 6000 मीटर तक होता है। ठीक है, लगभग 6 किलोमीटर तक। यहाँ पे जो लाइट होती है बहुत कम, यानी कि ऊपर से देखेंगे तो 200 मीटर तक तो अच्छे से लाइट पड़ती है, लेकिन उसके बाद जो लाइट होती है धीमी होने लगती है, धीरे 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 बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। तो जहाँ से अंधेरा शुरू होना स्टार्ट होता है उसको हम बेंथिक जोन मान लेते हैं, और ऊपर वाले को जो है कहीं ना कहीं पैलेजिक जोन बोल देते हैं। ठीक है, और इसको जहाँ तक लाइट पड़ती है इसको हम प्रकाशिक जोन भी बोलते हैं और नीचे अप्रकाशिक जोन भी बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? इसको हम और क्षेत्रों में डिवाइड कर देते हैं, जैसे एपी पैलोजिक जोन, मीजो पैलेजिक जोन, बैथी पैलेजिक जोन और एफसी पैलोजिक जोन और हेडल पैलोजिक जोन। तो इतना आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है,
बस इतना जो है कि आप देख लीजिए कि इस एरिया में इसका नाम ए है, और उसके बाद यहाँ लाइट के बेसिस पे हम थोड़ा सा इसको ऐसे कैटेगराइज किए हुए हैं। ठीक है, तो बेंथिक क्या होता है ये याद कर लीजिए, फोर्टिक एरिया 200 मीटर तक होता है ये याद कर लीजिए, और फोर्टिक एरिया जो होता है 200 मीटर के नीचे होता है ये याद कर लीजिए। अब हम बात करेंगे कि इन एरिया में कहाँ पे जो है कि कौन से जीव पाए जाते हैं, कहाँ पे नेक्टम आते हैं, कहाँ बेंथम आते हैं। ठीक है, तो ये सब हम थोड़ा सा 2 मिनट और पढ़ेंगे, उसके बाद जो है कि हमारा ये चैप्टर होगा खत्म। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं कि जो हमारा जो समुद्री इकोसिस्टम है यहाँ कौन कौन से बायोटिक जो है कि कंपोनेंट यानी कि कौन कौन से जीव और प्लांट जो है पाए जाते हैं और किस एरिया में पाए जाते हैं। तो पहले हम बात करते हैं पैलेजिक जोन की, यानी कि इस वाले एरिया की, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो है पानी वाला एरिया है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे 2 तरीके के जीव पाए जाते हैं। पहले को हम बोलते हैं प्लैंकटन। ठीक है, प्लैंकटन इसको हिंदी में प्लवक बोलते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है फाइटोप्लैंकटन, एक होता है जूप्लैंकटन। फाइटोप्लैंकटन में प्लांट्स आते हैं और जूप्लैंकटन में जो है जीव आते हैं। अगर आकार की बात करें तो जो फाइटोप्लैंकटन होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, जैसे आप देखेंगे तालाब में छोटी छोटी शैवाल होती है ना, बूंदी टाइप की, उसी तरह से फाइटोप्लैंकटन भी होते हैं। इनका जो रिप्रोडक्शन होता है बहुत ज़्यादा होता है। जैसे आप किसी तालाब में अगर छोटी छोटी शैवालों को अगर आप इतना सा छोटा सा टुकड़ा फेंक देंगे तो कुछ में पूरा तालाब को कवर कर लेती हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ पे सूर्य की रोशनी बहुत अच्छे से पड़ती है पैलेजिक जोन में। अभी हमने बताया था ये फोटिक जोन में आता है। तो यहाँ के जो प्लांट्स होंगे ये फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है बहुत ही अच्छे से कर पाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें उदाहरण की तो जो शैवाल होते हैं ये हमारे जो होते हैं फाइटोप्लैंकटन में आते हैं, और जो डायटम होते हैं ये भी जो है कि फाइटोप्लैंकटन में आते हैं। और खास तौर पे शैवाल और डायटम जो होते हैं ठंडे जल में पाए जाते हैं। तो समुद्र का जो ठंडा वाला एरिया है वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, लेकिन बहुत बार जो समुद्री धाराएं होती हैं ना वो इनको जो है कि अलग अलग एरिया में बहा करके ले जाती हैं। आगे हम बात करते हैं फाइटोप्लैंकटन में दूसरा उदाहरण है गोयालॉक्स का और जिम्नोडियम का। ये भी जो है कि फाइटोप्लैंकटन का एक टाइप्स है। ये क्या होता है, ये लाल और भूरे कलर का होता है, जिस वजह से अगर आप देखेंगे तो जब शैवाल जो होती है ज्वार और भाटे के माध्यम से जब आती है ना किनारे पे, तो ऐसा लगता है कि लाल जो है पानी आ रहा है, लाल ज्वार आ रहा है। तो इसी को जो है इसी शैवाल की वजह से इसका नाम दे देते हैं लाल ज्वार। इतनी बात समझ में आ गई, जिसमें कि जिम्नोडियम और गोयालॉन्क्स जो है शामिल होते हैं। तो फाइटोप्लैंकटन में हमें थोड़ा सा बस ये देखना था। आगे हम देखते हैं जूप्लैंकटन। जूप्लैंकटन में जो होता है क्रिस्टेशियन और अकशेरुकी जीव आते हैं। क्रिस्टेशियन जो जीव होते हैं ये खास तौर पे वो जीव होते हैं जो कवर में रहते हैं, खोल में रहते हैं, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट का कवर होता है। जैसे घोंघा देखे होंगे तो एक ठोस कवर होता है, कछुए के ऊपर एक ठोस कवर होता है, जो सीप होती है वो ठोस कवर में होती है। तो ये जो होते हैं क्रिस्टेशियन जो होते हैं जीव होते हैं। और इसी तरह से अकशेरुकी जीव भी होते हैं जिनका आकार जो होता है काफी छोटा होता है, 1 mm। अकशेरुकी जीव आप जानते होंगे जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, तो इनका आकार 1 mm होता है। इनको हम प्राथमिक उपभोक्ता बोलते हैं। देखिए फाइटोप्लैंकटन प्लांट्स होते हैं, इनको खाने का काम कौन करते हैं, जूप्लैंकटन। तो जूप्लैंकटन क्या हो गए, प्राथमिक उपभोक्ता या फिर प्राइमरी कंज्यूमर हो गए। ठीक है, जैसे आप देखेंगे तो इनका पोषण जो मिलता है जूप्लैंकटन का, ये शाकाहारी, मांसाहारी या फिर जो हमारे अवसाद होते हैं उनसे जो है कि अपना पोषण लेते हैं। ठीक है, अब कुछ जो है कि ये जूप्लैंकटन होते हैं इनकी साइज पहले बहुत छोटी होती है, लेकिन समय के साथ इनका आकार बहुत विशाल हो जाता है, बहुत बड़े हो जाते हैं। अब जैसे ही इनका आकार बड़ा होता है तो यह ऊपर नहीं रहते हैं, थोड़ा नीचे गहराई में चले जाते हैं। ठीक है, और इनको हम 2 कैटेगरी में बांट देते हैं। एक को बांट देते हैं नेक्टम समुदाय और नेक्टन समुदाय, और एक को हम बेंथिक समुदाय में बांट देते हैं। तो नेक्टन समुदाय कहाँ होते हैं, न तो ज्यादा ऊपर होते हैं न तो ज्यादा गहराई में होते हैं, समुद्र के बीच वाले एरिया में एक तरह से देखे जाते हैं। ठीक है, इनका नेचर ये होता है कि ये बहुत ही अच्छे तैराक होते हैं, जिसमें आप देखेंगे तो कई तरीके के आपको उदाहरण मिल जाएंगे। ये तैरने वाले होते हैं। और कशेरुकी आकार बहुत बड़ा होता है। ठीक है, कशेरुकी होते हैं, रीढ़ की हड्डी इसमें पाई जाती है।
जैसे आप देखेंगे कि सील हो गया, हवेल हो गया, समुद्री गाय हो गया, डॉल्फिन हो गया, तो ऐसे जीव कहाँ पे आते हैं? नेक्टम समुदाय में आते हैं, नेक्टन समुदाय, ठीक है, जो बीच में पाए जाते हैं। अगला हमारा उदाहरण है जिसको हम बेंथिक समुदाय बोलते हैं, जो कि सागर की तली में रहते हैं। बेंथिक समुदाय हमने बोला था ना कि 6000 मीटर तक यानी 6 किलोमीटर की गहराई तक होते हैं, लगभग समुद्र के तल पे जो है कि पाए जाते हैं। जैसे ईल मछली हो गई, ऑक्टोपस हो गया, या फिर आप देखेंगे समुद्री जो है कि ईल घास हो गई, कछुआ घास हो गई, या फिर जो सीप हो गए, जो फिर तारा मछली हो गया। तो इस तरह के जो भी जो है कि जीव पाए जाते हैं वो सभी के सभी समुद्र के तल में देखे जाते हैं, और जो भी समुद्र के तल पे पाए जाते हैं इनको बेंथिक कम्युनिटी के जीव बोले जाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा? हमने समुद्री इकोसिस्टम देखा, इसको कैसे क्लासिफाई करते हैं यहाँ पे वो देख लिया, और फिर हमने ये देखा कि जो यहाँ पे बायोटिक कंपोनेंट हैं वह किस एरिया में पाए जाते हैं और उनका कैरेक्टर क्या होता है। तो अगर आपसे पूछे कि एक प्लवक क्या होते हैं, जू प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन, नेक्टम समुदाय और नेक्टन समुदाय और बेंथिक समुदाय क्या होता है, तो ये जो है आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही, आगे जब हम पढ़ेंगे तो हम बात करेंगे कोरल रीफ की, ठीक है। तो तब तक के लिए जो है कि इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पर्यावरण का ख्याल जरूर रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।